हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है उसके क्वेश्चन बैंक के चैप्टर नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, जिसमें MCQ जो आपके थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वर्ड मार्कर जो थे, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इस पार्ट 2 में हम जो आपके लॉन्ग आंसर्स है, दीर्घ उत्तरीय आंसर्स, उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी सेकंड बुक है, ठीक है, समकालीन विश्व में राजनीति, ये आपकी फर्स्ट है, और जो सेकंड है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर भी उसका लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं सीधे सॉल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है? तो जो उसके लक्ष्य है वही उसके उद्देश्य है। ठीक है, तो एक ही चीज़ बतानी है, दोनों का एक ही मतलब है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार इसके प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि उनका संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घोषणा पत्र है, उसमें कुछ उद्देश्य दिए गए हैं। तो पहला उद्देश्य दिया गया है युद्ध एवं विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। देखो, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति का अनुकरण करना तथा उद्देश्य की पूर्ति हेतु शांति विरोधी तत्वों का निराकरण तथा आक्रमण कृत्यों और शांति के अन्य अतिक्रमणों के दमन के लिए प्रभावकारी सामूहिक उपाय करना संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। अब ये तो हो गई एकदम टफ लैंग्वेज, अब समझो इजी में। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। हमने देखा कि उस टाइम पर जैसे ही किसी देश में विवाद छिड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति भंग होती है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए जो इस समस्या का हल निकाल सके, उसका समाधान कर सके। और उसी के लिए, यानी कि देशों के बीच झगड़ों के निपटारे के लिए ही क्या किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना की गई, और यही इसका उद्देश्य है। अतः ऐसे अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का समाधान अथवा समझौता करता है और विश्व शांति को भंग होने से बचाता है, या भंग होने का जो भय होता है उसको भी ये खत्म कर देता है। तो ये पहला उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का। सेकेंड उद्देश्य है समानाधिकार एवं आत्मनिर्णय। समानाधिकार यानी कि समान अधिकार, आत्मनिर्णय यानी कि स्वयं के द्वारा जो निर्णय लेने जाने चाहिए। ठीक है, देखो, राष्ट्रों के समान अधिकार एवं आत्मनिर्णय के आधार पर विश्व के देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास तथा विश्व शांति को सुदृढ़ बनाने हेतु अन्य उपाय करना भी संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। बस इतना ही काम नहीं है कि ये झगड़ों को सुलझाएगा, ठीक है, उसके अलावा जो जो राष्ट्र है उनको सभी को समान अधिकार मिले, वो स्वयं के साथ स्वयं के फैसले ले सके, और उस आधार पर कभी किसी भी देश में झगड़ा ना हो, सब में मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। ठीक है, दो देशों को दोस्त बनाने का काम भी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ करता है, क्योंकि उसका अल्टीमेट जो पर्पस है वो क्या है? विश्व शांति। तो विश्व शांति कब रहेगी? जब सारे देश आपस में अच्छे से रहेंगे। ठीक है, तो ये था दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य है विभिन्न समस्याओं का समाधान। देखते हैं कौन कौन सी समस्या। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अन्य उद्देश्य, चाहे वो आर्थिक हुई, सामाजिक हुई तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हुई, उनके समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना, मानवाधिकार और मूलभूत स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावना का परिवर्धन करना भी क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। देखो, सबसे अच्छा रिसेंट का एग्जाम्पल है कोविड-19। ठीक है, ये एक समस्या थी जो सामाजिक भी थी, आर्थिक भी थी, ठीक है, शारीरिक भी थी, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी थी। ठीक है, तो इसके समाधान, ऐसी कोई बड़ी समस्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आती है तो उसके समाधान का कार्य भी संयुक्त राष्ट्र संघ करता है, और इस टाइम पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने देशों की बहुत ज़्यादा मदद की थी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है समन्वय की स्थापना। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेट, यानी कि दो लोगों के बीच में तालमेल बिठाना। ठीक है, वर्ड समझ लिया। अब देखो, इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रस्तुत विविध राष्ट्रों के क्रियाकलापों को उचित तालमेल बनाए रखने के लिए एक केंद्र की स्थापना करना भी संयुक्त राष्ट्र संघ का ही उद्देश्य है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, हमारे यहाँ अभी संयुक्त राष्ट्र में 193 जो देश है वो जुड़े हुए हैं उससे। तो इन सभी देशों में तालमेल बिठाना, समन्वय स्थापित करना किसका काम है? संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है, और यही उसका लक्ष्य और उद्देश्य है। ठीक है, तो ये थे उसके लक्ष्य और उद्देश्य। आप जल्दी से इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे तो ये आंसर आपको आपकी कहीं पे भी गाइड वगैरह में या क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन वगैरह में कहीं पे भी मिल जाएगा, पर जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसे आप समझें, क्योंकि आप जब उसे समझ जाएंगे तो आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने समझाया है। तो ये रहा इसका आंसर। टेक अ स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांत को समझाइए। देखो जिस तरीके से इसके कुछ उद्देश्य है उसी तरीके से इसके कुछ सिद्धांत है, तो उनको देखते हैं। तो चलिए इसके आंसर को भी वॉच करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप आंसर देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत भी लक्ष्य जैसे ही हैं। देखो सबसे पहले उत्तरदायित्व का निर्वाह करना। सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण करके इसके लाभ व अधिकारों की गारंटी के साथ प्राप्त करने हेतु अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य सिद्धांत क्या है कि अपने जो देश इसके अंदर जुड़े हुए हैं वो अपने अपने उत्तरदायित्व, अपने अपने जो कर्तव्य है उनका निर्वाह करें। दूसरा, समानता का अधिकार, जो कि मैंने ऊपर भी आपको उद्देश्य में भी बताया कि समस्त देशों को समानता का अधिकार दिया जाएगा। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य इस संस्था के अन्य सदस्यों की अपेक्षाकृत अधिक विशेषाधिकार हासिल होगा। यहाँ पर उसके साथ एक एक्सेप्शन ये रहेगा कि जो सुरक्षा परिषद है उनको थोड़ा सा, वहाँ के जो सदस्य हैं उनको थोड़ा से ज़्यादा जो है वो विशेष अधिकार मिलेंगे। सेकेंड सिद्धांत ये है। थर्ड है, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने हेतु देश के बीच होने वाले विवादों का समाधान करना, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन। उसके बाद नेक्स्ट है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन अगर कहीं पे शांति भंग करने वाले प्रयास हो रहे तो उनकी कार्यवाही के लागू किए जाने पर इस सिद्धांत का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर फिर वो कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा शांति व सुरक्षा स्थापित करना। ठीक है, तो ये आप सबको समझ आ गया संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। तो ये इसका आंसर है, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा का गठन का वर्णन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है महासभा, उसका गठन कैसे हुआ? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिध्यात्मक अंग है, यानी कि जो रिप्रेजेंट करता है संयुक्त राष्ट्र संघ को, ऐसा एक अंग है। संघ के सभी सदस्य राज्य इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, महासभा के सदस्य कौन होते हैं? तो जितने भी राज्य जुड़े हुए हैं सब रहते हैं। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र एक अकेला अंग है जिसमें संघ के सभी सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसे संसार की नगर सभा, द टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड भी कहा है। किसको? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में यह विधान है कि महासभा की बैठक में कम से कम एक बार अवश्य होगी, वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी। आमतौर पर ये जो अधिवेशन है ये सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क में होता है। अधिवेशन किसी अन्य स्थान पर भी हो सकता है यदि इस तरह की प्रार्थना अधिवेशन होने के 120 दिन पहले की गई हो। ठीक है, तथा उस पर बहुमत सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त हो। अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए महासभा का एक अध्यक्ष का चुनाव करती है। उसका चुनाव महासभा के प्रत्येक अधिवेशन के लिए किया जाता है, जो अधिवेशन के अंत तक सभा की कार्रवाई का संचालन करता है। ठीक है, उसके बाद महासभा का कार्य छह मुख्य समितियों द्वारा चलाया जाता है। एक होती है राजनीतिक व सुरक्षा समिति, दूसरा आर्थिक और वित्तीय समिति, तीसरा सामाजिक मानवीय और सांस्कृतिक समिति, चौथा न्याय समिति और पांचवा प्रशासनीय या प्रशासकीय बजट समिति और विधि समिति। ठीक है, तो ये थी महासभा क्या है, इसकी बैठकें कब होती है, कौन कौन सी समिति है, इसका अध्यक्ष क्या करता है, ये सब उसके बारे में। तो ये हो गया आंसर, स्क्रीनशॉट। सो फ्रेंड, अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। जो सुरक्षा परिषद है उसके कार्य के बारे में बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है। इसके 4 कार्य तथा शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। देखो आगे जब हम अगले क्वेश्चन देखेंगे ना तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्तियाँ लिखिए, और अभी क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य लिखिए। तो दोनों का एक ही मतलब होता है, तो दोनों का आंसर इसी को आप मान के चलना। ठीक है, यही है मतलब, तो इसी को दोनों कुछ भी क्वेश्चन है यही लिखना है। पहला, विश्व में किसी देश द्वारा शांति भंग करने पर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना। सुरक्षा परिषद का एक कार्य क्या है कि विश्व में कोई भी अगर गैर कानूनी काम करता है, शांति भंग करता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना। दूसरा, विश्व शांति एवं सुरक्षा हेतु किसी खतरे की आशंका होने पर सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक, सैनिक तथा कूटनीतिक कार्रवाई करने का आदेश देना। ठीक है, अगर किसी विश्व में शांति व सुरक्षा को खतरा है तो जो भी सदस्य राष्ट्र है उसको आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से जो भी वो कार्रवाई कर सकता है उसकी अनुमति देना। उसके बाद अनुशासन भंग करने वाले किसी सदस्य देश को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से वंचित करने की सिफारिश करना भी कौन करता है? सुरक्षा परिषद।
उसके बाद किसी नए देश को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलाने हेतु महासभा को इस संदर्भ में अपनी सिफारिश करना भी किसका काम है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का, और यही सारी उसकी शक्तियाँ भी हैं। उसके अलावा देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सिद्धांतों का न्यायाधीश, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव कराने के लिए महासभा को महासचिव की नियुक्ति और विधानसभा के साथ मिलकर सिफारिश करने के लिए कहना, ये भी क्या है? करना, ये भी क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की शक्ति है। ठीक है, तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की शक्ति है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, देन नाउ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के अंगों के नाम लिखना है और किसी एक अंग का वर्णन करना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण संगठन है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो आज के टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के नाम: पहला सुरक्षा परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, सामाजिक व आर्थिक परिषद और न्यायशीता परिषद। ठीक है, अब हमको उस क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि किसी एक अंग का वर्णन करना है, सिर्फ मात्र एक अंग का। तो महासभा का वर्णन हमें कर देना है। अब कहाँ से करोगे तो आपको ध्यान होगा, आगे एक क्वेश्चन आया था महासभा के गठन के बारे में बताइए। ठीक है, तो उसमें मैंने जो भी डाटा बताया है वो सारा आपको यहाँ पर लिख देना है, और कौन सा एक अंग रहेगा? महासभा, और वो डाटा इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पर सुरक्षा परिषद की संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान लिखे। ठीक है, आगे का तो आप समझ गए ना कि ये जो यहाँ पे मैंने महासभा के बारे में बताया था उसी का आपको वर्णन करना है, क्योंकि डबल में रिपीट करूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट है और मेरा भी टाइम वेस्ट है। इससे अच्छा हम यहाँ पर डायरेक्ट 6 क्वेश्चन में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें अपना भारत क्या योगदान देता है? तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान अथवा भूमिका को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का परिपालन। देखो, भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। उसके प्रारंभ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी आदेश हैं उन आदेश का परिपालन करता है भारत। उदाहरण 1948, 1965 और 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेश पर ही भारत ने युद्ध विराम किया था। आपको पता होगा उस टाइम पर पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उसी के कहने पर हमने क्या किया था? युद्ध विराम किया था। तो इस तरीके से पहला योगदान हम ये देते हैं कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आदेश है उनका परिपालन करते हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान व विश्व शांति की स्थापना में सहायता। देखो, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर अनेक अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया है, जैसे कोरिया से जुड़ी हुई समस्या, हिंद, चीन, कांगो तथा मिस्र इत्यादि देशों की समस्याओं को हल करने में भारत का जो योगदान है वो दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, तो भारत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विश्व शांति व अंतर्राष्ट्रीय समाधानों को समाधान के लिए। ठीक है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन में सहयोग। देखो, भारत ने शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य प्रणाली एवं संगठन में सहभागिता की है। अगर हम अभी वर्तमान में बात करें तो 140 भारतीय जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में कार्यरत है। भारत के जो CV नरसिम्हा महासचिव कार्यालय के उप सचिव के दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। इनसे पूर्व भी अनेक भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्च पदों पर सुशोभित रह चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन में योगदान देते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध। देखो, जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का तीव्र विरोध किया है, भारत ने भी उसी तरीके से विरोध किया है। जिन राष्ट्रों ने अपने आप को साम्राज्यवाद के चुंगल से मुक्त कराने हेतु संघर्ष किया, यहाँ तक भारत ने उसका पुरजोर समर्थन भी किया है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा एक योगदान रहा है भारत की तरफ से। तो ये जो 4 पॉइंट रहेंगे वो भी, ये वाला जो चौथा पॉइंट जो मैंने आपको नहीं बताया है, ठीक है, ये आप मत लिखना क्योंकि इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। ठीक है, तो ये लिख लेना एक, और उसके बाद इन 3 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ।
सो फ्रेंड, अब हमारे सामने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद की शक्तियों की विवेचना कीजिए। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ सुरक्षा परिषद के कार्यों में। ठीक है, जो कार्य है वही शक्तियाँ है, इसी का मैंने बोला था आपको। तो इसका आंसर आप यहीं लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, निःशस्त्रीकरण की असफलता के कारण बताइए। यानी कि निःशस्त्रीकरण जो है वो असफल हो गया आज के टाइम पर क्यों, उसके क्या रीज़न है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, निःशस्त्रीकरण की असफलता के कारण। सबसे पहले ये सिंपल अर्थों में समझ लो कि निःशस्त्रीकरण का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो शस्त्र रहते हैं, आधुनिक हथियार है जितने भी, उनका उपयोग न करना या उनके उपयोग को कम करना। ठीक है, लेकिन ये चीज़ असफल हो गई। ये जो हमने विचारधारा अपनाई ये काम नहीं करी। तो क्यों, देखते हैं। सबसे पहले सशस्त्रीकरण में राष्ट्रों का विश्वास। जितने भी राष्ट्र है वो सशस्त्रीकरण का समर्थन करते हैं। देखो, विश्व का हर राष्ट्र निःशस्त्रीकरण का समर्थक है, परंतु व्यवहारिक धरातल पर हर राष्ट्र को लगता है कि अधिक से अधिक हथियार ही सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो उनका कहीं ना कहीं सशस्त्रीकरण पर विश्वास है, भले वो निःशस्त्रीकरण को समर्थन करते हैं। इसके कारण भी निःशस्त्रीकरण असफल रहा। दूसरा, हथियारों के अनुदान पर सहमति न बन पाना। देखो, निःशस्त्रीकरण की सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यह है कि बड़े राष्ट्र इस बिंदु पर सहमति नहीं हो पाते कि विभिन्न राष्ट्रों के पास किस अनुपात में हथियार विद्यमान रहे। ठीक है, किसी के पास ये पॉइंट नहीं है कि इतने हथियार होने चाहिए और इतने सारे जो बाकी है उनको डिस्ट्रॉय कर दो। ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है, जिसकी वजह से सहमति नहीं बन पाती, और ये भी एक कारण है निःशस्त्रीकरण की असफलता का। अगला, राष्ट्रों के बीच अविश्वास। अब पहले तो राष्ट्रों का विश्वास था सशस्त्रीकरण पे, अब यहाँ पे पॉइंट है राष्ट्रों के बीच आपस में ही यदि कोई देश हथियारों का आयात करता है तो पड़ोसी राष्ट्र यही समझता है कि वह राष्ट्र उसकी तुलना से अपने सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। ठीक है, उनको एक देश को दूसरे देश पे भरोसा नहीं है, जिसके कारण भी निःशस्त्रीकरण असफल रहा। तो ये इसके आंसर है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यास परिषद क्या है, इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। जो न्यास परिषद थी वो क्या होती है और इसके कार्य बताने हैं। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, न्यास परिषद उन देशों के प्रबंधन की देखभाल के लिए गठित की गई है जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात औपनिवेशिक देशों से मुक्ति मिली थी, लेकिन जो स्वयं अपना शासन चलाने में सक्षम नहीं थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो देश औपनिवेशिक देश से जो मुक्त हुए थे लेकिन अपना शासन सही से नहीं चला पा रहे थे, उनके पास इतनी पावर नहीं थी, उनके लिए न्यास परिषद की स्थापना की गई थी। देखते हैं इसके कार्य। न्यास परिषद के निम्नलिखित कार्य। पहला, न्याय क्षेत्रों की प्रशासनिक इकाइयों द्वारा प्रेषित प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श करना। दूसरा, न्याय क्षेत्रवासियों द्वारा दिए गए आवेदनों पर प्रशासनिक इकाई द्वारा व्यक्त प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में भी विचार विमर्श करना। उसके बाद प्रशासनिक इकाई के परामर्श पर न्याय क्षेत्रों की यात्रा करना। न्यायधारिता समझौते में उल्लेखित शर्तों के अनुपालन में अन्य कार्यों को क्रियान्वित करना। तो ये न्यायिक क्षेत्र से संबंधित इसके कार्य है और इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। तो ये इसका आंसर है। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निःशस्त्रीकरण की असफलता के कारण। तो ये ऑलरेडी हम 8 नंबर वाले क्वेश्चन में सोल्व कर चुके हैं इसे, तो यहीं से आप लिख देना, दोनों एक ही क्वेश्चन है मतलब। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यायालय है उसके क्या कार्य है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग नगर में हुई थी। ठीक है, हेग में हुई थी। अब आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो संविधान के 75 अनुच्छेद है, इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 है। ठीक है, पूरे न्यायाधीश का जो संविधान है उसमें 75 अनुच्छेद दिए गए हैं और इसमें न्यायाधीश जो है उनकी संख्या 15 है। ये तीनों पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये तीनों जो पॉइंट है, स्थापना, संविधान में कितने अनुच्छेद है और न्यायाधीशों की संख्या, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमुख कार्य। पहला, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय महासभा, सुरक्षा परिषद तथा अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा सौंपे गए प्रश्नों पर अपना परामर्श देने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद विभिन्न विवादों पर सुनवाई करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय प्रस्तुत विवादों की सुनवाई करता है। इस न्यायालय में सम्मुख सिर्फ देश ही प्रतिवादी या वादी बनकर आ सकते हैं। चार्टर में दिए गए विषय, समझौते और संधियों को भी इस न्यायालय को सुपुर्द किया जाता है, यानी सुपुर्द किया जाता है।
उसके बाद ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, अधिकांशीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार ऐच्छिक होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 36 में प्रावधान है कि न्यायालय के समक्ष तभी कोई विवाद आएगा जबकि विवाद संबंधित दोनों पक्ष अपनी सहमति दे चुके हों। एक पक्ष की इच्छा पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोई विवाद नहीं सुनाता। वहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले बहुमत से होते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसके कार्य है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, चलिए, और ये इनका भी ले लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के प्रमुख कार्य का वर्णन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका जो सचिवालय है उसके क्या कार्य है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नेतृत्व होता है। सचिवालय के निम्न कार्य तथा शक्ति है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी अंगों के लिए आवश्यक जानकारी और सुविधा सचिवालय द्वारा प्राप्त होती है। यानी कि बाकी जितने भी अंग, सुरक्षा परिषद हुई, जो भी न्याय परिषद हुई, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हुई, तो उनके लिए जो जानकारी होनी चाहिए वो और जो सुविधा होनी चाहिए वो सचिवालय उपलब्ध कराता है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र अधिकारक के अनुरूप महासचिव अपनी सहायता के लिए दक्ष, योग्य व सत्यनिष्ठ कर्मचारियों का अंतर्राष्ट्रीय समूह खुद चुनता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समूह या अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों का जो चयन का काम है वो भी सचिवालय करता है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंग हुए, अभिकरण हुए, एजेंसियां है, उनके द्वारा लिए गए निर्णय जो है उनका क्रियान्वयन भी वही करता है, उनको क्रियान्वित करवाता है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न समितियों की बैठकें आयोजित करता है और सुरक्षा परिषद को विभिन्न जानकारी व सूचना उपलब्ध करा देता है। ठीक है, तो ये है सचिवालय के प्रमुख कार्य। ठीक है, तो और शक्तियाँ भी हम बोल सकते हैं। तो ये इसका आंसर हुआ। टेक अ स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से ये हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हमने पार्ट 1 में चैप्टर 6 के सारे ऑब्जेक्टिव और ये सब देख लिए थे और अभी हमने सारे लॉन्ग आंसर देख लिए। इस तरीके से हमारा जो चैप्टर 6 है वो पार्ट 1 और 2 में पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब बस 7, 8 और 9 बचा है, तो इनका सोल्यूशन भी आपको जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम हिस्ट्री के बचे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप इन वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो रही होगी। अगर हेल्प हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।